नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में एपिग्राम को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। तीन ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं, एक तो एपिग्राम, दूसरा है एंटीथेसिस और तीसरा है पैराडॉक्स। ये तीन ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनके एग्जाम्पल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या क्रॉस ओवर करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स इतने सिमिलर होते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे कारण ये रहता है कि देखो, एपिग्राम की डेफिनेशन में आपको क्या मिलेगा? एंटीथेटिकल आइडियाज। जब हम लोग एंटीथेसिस को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था सेम सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स, आइडियाज या सेंटीमेंट्स एक साथ रखे जाते थे। और एपिग्राम में भी आपको क्या मिलेगा? एंटीथेटिकल आइडियाज यानी अपोजिट आइडियाज होंगे, ताकि वो हमारे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसीलिए एपिग्राम और एंटीथेसिस के एग्जांपल्स को अलग अलग याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज का सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज मैं आपको एपिग्राम के 20 सुपर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को एक स्टोरी के थ्रू याद कराऊंगा। उस स्टोरी को सिर्फ आपको एक बार सुनना है और हमेशा हमेशा के लिए एपिग्राम की 20 एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। और इसके पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊं। एपिग्राम की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एपिग्राम एक ऐसा ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होता है जिसमें अपोजिट आइडियाज आते हैं ताकि वो हमारे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। या इसका डेफिनेशन ये भी पूछा गया है कि एपिग्राम एक ब्रीफ सेइंग होती है, एक छोटी सी कहावत होती है और जिसका अंत विटी टर्न ऑफ थॉट के साथ होता है। विटी का मतलब होता है वेरी फनी एंड अम्यूजिंग। और इसके अलावा ये भी पूछा गया एग्जाम में, एपिग्राम एक ऐसा शॉर्ट सेइंग, एक छोटी सी कहावत होती है जिसमें किसी आइडिया को बहुत ही क्लेवर या फनी तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है, अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है। अब मैं आपको स्टोरी के थ्रू एपिग्राम की 20 एग्जांपल्स याद कराऊंगा। स्टोरी को ध्यान से सुनना है। देखो, एपिग्राम में आपको ग्राम दिख रहा है। ग्राम से आपको एसोसिएट करना है गांव। ठीक है, तो जब भी मैं गांव बोलूंगा तो आप क्या समझेंगे? मैं एपिग्राम की बात कर रहा हूँ। और हमारी स्टोरी बहुत ही सिंपल सी है। गांव में हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिलता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे मैं स्टोरी में आपको चीजों को बताता जाऊंगा, आप अपने माइंड में एक इमेज भी क्रिएट करते चलेंगे। फिर वो स्टोरी आपको कभी भूलेगा नहीं। देखो, जैसे ही हम लोग गांव में एंट्री लेते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है? कुछ लोग अपने घरों के सामने पेड़ों के नीचे चारपाई या खटिया पर लेटे मिलेंगे। ठीक है। और गांव के लोग जो है कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करते, बड़े आराम पसंद होते हैं। हेस्ट मतलब जल्दबाजी करना। और गांव के लोग जो होते हैं ना, वो बिल्कुल कावड़ नहीं होते हैं। चाहे सांप बिच्छू हो या कहीं अकेले जाना हो, वो हर एक मामले में बड़े निडर होते हैं। तो ध्यान रखना, गांव के लोग बड़े बोल्ड होते हैं, वो कावड़ नहीं होते हैं। और कावड़ क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक वर्ड होता है कावर्डली, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कावर्डली पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखना एडजेक्टिव है। एल वाई लगा है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये एडवर्ब। अच्छा, गांव में एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी घर होते हैं ना, उनका अपने पड़ोसी से क्या रहता है? दुश्मनी रहता है। बाकी सारे गांव के लोगों से दोस्ती रहती है, लेकिन अपने पड़ोस से क्या रहेगा? उनका किसी न किसी बात को लेकर के दुश्मनी बनी रहती है। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, जो गांव के लोग होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, सीजनल काम होता है। सीजन आफ्टर सीजन काम आता है खेती बाड़ी से रिलेटेड, वो उसको निपटा लेते हैं। बाकी समय उनके पास पूरा फ्री टाइम रहता है। और फ्री टाइम में क्या करते हैं? वो एक दूसरे के घर जाकर के बैठते हैं और डींगे हाँकने का काम या गप्पे लगाने का काम करते हैं। और ये दिखाता है कि उनके पास विवेक या समझ की कमी है, सोफिस्टिकेशन की कमी है। वांट ऑफ ब्रीडिंग का मतलब होता है लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन। इसके अलावा गांव में आपको बहुत ही पढ़े लिखे यानी लर्नेड और समझदार लोग मिलेंगे। और ये लोग क्या करते हैं? ये अपने लड़के बच्चे, लड़के यानी बॉयज और बच्चे यानी चाइल्ड का बहुत ध्यान रखते हैं, खास करके उनकी पढ़ाई लिखाई और उससे भी ज्यादा उनकी लैंग्वेज यानी उनकी भाषा पर ध्यान देते हैं। कहीं बच्चा ऐसा ना हो कि देहाती या गाली गलौज की भाषा सीख ले, इस पर इनका बहुत ध्यान रहता है। और इसके अलावा उनका जो बच्चा है वो आर्ट यानी अलग अलग स्किल को भी सीख सके, इस पर भी उनका ध्यान रहता है। और गांव में आपको क्या मिलेंगे? दो चार आपको फूल भी मिल जाएंगे। ठीक है। मूर्ख यानी पागल भी आपको मिल जाएंगे। गांव एक और चीज के लिए जाना जाता है, जब शहर में कोई पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि आप गांव में जाइए और वहां आपको शुद्ध वातावरण मिलेगा, जिसमें आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, यानी उसका इलाज जल्दी हो जाएगा। और जब व्यक्ति गांव में आता है तो पहली बार उसको इतना फुर्सत का टाइम मिलता है, क्योंकि गांव में तो काम कुछ रहते नहीं है।
तो जब उसके पास फुर्सत का टाइम मिलता है तभी व्यक्ति अपने बारे में जान पाता है और अपने आप को रियलाइज कर पाता है। और गांव में देखा गया है कि कई बार उस पेशेंट की बीमारी ठीक भी हो जाती है और कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये हमारी स्टोरी है। जल्दी से मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। गांव में जैसे ही एंट्री लेंगे तो बहुत सारे लोग आपको लेटे मिलेंगे चारपाई पर। कोई काम में वो जल्दबाजी नहीं करते हैं, वो बहुत बहादुर होते हैं, कावड़ बिल्कुल नहीं होते हैं। हर एक गांव में आप देखेंगे हर एक घर का अपने पड़ोसी से दुश्मनी रहता है और बाकी सभी लोगों से दोस्ती रहता है। और फ्री टाइम में जाकर के वो क्या करते हैं, गप्पे लगाते हैं, डींगे हाँकते हैं। और ये जो है विवेक की कमी दिखाता है। और गांव में आपको बहुत सारे लर्नेड मैन यानी पढ़े लिखे और वाइस बुद्धिमान व्यक्ति मिलेंगे जो अपने लड़के बच्चे यानी बॉयज और चाइल्ड को क्या करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, खास करके उनकी भाषा का अच्छे से विकास हो सके, वो आर्ट यानी स्किल को सीख सके, इस पर भी आप उनका ध्यान रहता है। और गांव में आपको दो चार फूल यानी मूर्ख भी मिल जाएंगे। और गांव इसलिए भी जाना जाता है कि अगर किसी पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि गांव में जाइए तो आपकी बीमारी का क्योर यानी इलाज जल्दी होगा। और जब व्यक्ति गांव में आता है फुर्सत के समय में वो अपने आप को अच्छे से जान पाता है और रियलाइज कर पाता है। और कई बार उस पेशेंट की रिकवरी भी हो जाती है बीमारी से और कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है। आपको पता नहीं चला है लेकिन आपको एपिग्राम के 20 एग्जांपल्स याद हो चुके हैं। देखो लाई से हमें दो एग्जांपल्स याद होंगे और हेस्ट से वन होगा, कावर्ड से वन, एनमी ऑफ फ्रेंड से वन वन याद हो जाएगा, वांट ऑफ ब्रीडिंग से वन याद होगा, लर्नेड मैन से वन, वाइस मैन से वन, बॉयज से वन, चाइल्ड से वन। और लैंग्वेज से हमें दो एपिग्राम के एग्जाम्पल याद होंगे और आर्ट से हमें तीन एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे और फूल से हमें दो याद होंगे और क्योर से वन याद होंगे और नो दाई सेल्फ से वन और डेथ से वन। आप टोटल करेंगे तो 20 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे कैसे हमें याद हो चुके हैं। पहला एग्जाम्पल है लाई हैवी ऑन हिम अर्थ फॉर ही लेड मेनी हैवी लोड ऑन दी। ये लाइन जॉन वैम्ब्रू के द्वारा बोला गया है। देखो यहाँ पे लाई आ रहा है, बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, एपिग्राम होगा। जॉन वैम्ब्रू एक प्ले राइट और आर्किटेक्ट दोनों होते हैं और इन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग के डिजाइन बनाए थे और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे बिल्डिंग में दबकर मौत हो जाती है जिसका डिजाइन ये खुद बनाए थे। जॉन वैम्ब्रू के मरने के बाद इस लाइन को लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि अर्थ को इन्होंने बहुत हैवी लोड दिए हैं बड़े बड़े बिल्डिंग बनवा करके और आज खुद उसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे वो दबे पड़े हैं। तो ध्यान रखना, लाइन से आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे एपिग्राम है। नेक्स्ट लाइन है हियर लाइज आवर सॉवरेन लॉर्ड द किंग whose word no man relies on, who never said a foolish thing and never did a wise one। बहुत ही सुंदर लाइन है और इस लाइन को जॉन विलमॉट रॉचेस्टर के एपिटाफ से लिया गया है। एपिटाफ का मतलब कोई ऐसा लेख जो टूम पर लिखा जाए, कब्र पर लिखा जाए, उसको एपिटाफ कहते हैं। और ध्यान रखना इस लाइन को चार्ल्स सेकंड को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया है और सॉवरेन का मतलब होता है किंग, ठीक है। और ध्यान रखना इस लाइन को लिख करके चार्ल्स सेकंड के बेडरूम के बाहर खूंटी पे टांग दिया गया था। और इस लाइन में लिखा गया है कि देखो यहाँ पे हमारे लॉर्ड किंग रहते हैं जिन्होंने ना कभी मूर्खतापूर्ण बात बोली है और ना ही कोई समझदारी की बात किया है। तो ध्यान रखना ये भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, एपिग्राम होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइज है और स्टोरी में देखो लाइज आया हुआ था। नेक्स्ट है द मोर हेड्स द लेस स्पीड। गांव के लोग क्या करते हैं, वो किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो हेस्ट से आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एपिग्राम होगा। और देखो इस लाइन का मतलब यही है कि अगर कोई काम आप जल्दबाजी में करते हैं तो उसके दो नुकसान हैं। पहले तो काम बहुत स्लो होगा और दूसरा काम में परफेक्शन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। स्टोरी में हम लोगों को याद आ रहा है विलेजर्स कावर्ड नहीं होते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, एपिग्राम है। और इस लाइन को जूलियस सीजर से लिया गया है और ये लाइन सीजर बोलता है कैलिफोर्निया से। और तब बोलता है जब कैलिफोर्निया यानी सीजर की वाइफ सीजर को मना कर दिए सीनेट हाउस जाने के लिए, तो उसने कोई एक स्वप्न देखा है जिसमें कोई 3 बार सीजर की हत्या करने का प्रयास कर रहा है। और उसी के जवाब में सीजर कहता है कि देखो जो कावर्ड लोग होते हैं वो मरने के पहले कई बार उनकी डेथ हो जाती है, यानी डर डर के जीवन जीना वो मरने के बराबर है। और उसी के आगे वो ये भी बोलता है द वैलियंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस, यानी जो बहादुर होते हैं उनको सिर्फ एक बार मौत आती है। तो ध्यान रखना आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये एपिग्राम है। और जूलियस सीजर कब लिखा गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1599 में, और ये एक रोमन प्ले है।
नेक्स्ट एग्जांपल है, ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फोe। स्टोरी में आपको याद आ रहा है, जितने भी विलेजेस होते हैं उनका अपने पड़ोसी से क्या रहता है, दुश्मनी रहता है, और बाकी गांव के लोगों से क्या रहता है, दोस्ती रहता है, फ्रेंडशिप रहती है। तो फ्रेंड्स और एनिमी से आपको दो याद करने थे, एक तो ये था और एक और भी है, अ मैन कैन नॉट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। तो दोनों को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एपिग्राम है। और देखो, ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फोe, ये लाइन अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के द्वारा बोला गया है। और इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप अपने बिहेवियर या हैबिट्स को लेकर डरते हैं कि अगर मैं लोगों से मिलूंगा तो कहीं लोग मेरे दुश्मन ना हो जाए, तो फिर आप दोस्त भी नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा, अ मैन कैन नॉट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज, ये लाइन ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। और इस लाइन का मतलब है कि कोई आदमी अपने दुश्मन के चुनाव में बहुत सावधान नहीं हो सकता है। अगर आप किसी से दुश्मनी करते हैं तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अब ना तो वो और ना ही आप एक दूसरे के काम आने वाले हैं, यानी दोनों अब एक दूसरे की हेल्प करने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट लाइन है, एक्सेस ऑफ सेरेमनी सोज वांट ऑफ ब्रीडिंग। एक्सेस ऑफ सेरेमनी का मतलब होता है डींगे हाँकना, और वांट ऑफ ब्रीडिंग का मतलब होता है सोफिस्टिकेशन की कमी, यानी विवेक या समझ की कमी। आपको स्टोरी याद आ रहा है, जो भी विलेजेस होते हैं सीजनल उनके पास काम होता है, बाकी फ्री टाइम में क्या करते हैं, दूसरे के घर पे जा करके बोस्टिंग करते हैं, और ये किस बात का प्रतीक है, उनके पास समझ की कमी होती है। तो एक्सेस ऑफ सेरेमनी सोज वांट ऑफ ब्रीडिंग आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, एपिग्राम है। नेक्स्ट एग्जांपल है, he was a learned man among the lords and lord among the learned man। इसके अलावा है, it is wise father that knows his own child, boys will be boys and the child is the father of man। आपको याद आ रहा है, गांव में आपको कुछ लर्नेड मैन भी मिलेंगे और कुछ आपको जो है वाइस लोग भी मिलेंगे जो अपने लड़के और बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं। ये चारों किसके एग्जाम्पल है, एपिग्राफ की, बहुत इजिली आपको याद हो जाएगा। वो जो है लॉर्ड्स के बीच में लर्नेड मैन है, और लर्नेड मैन के बीच में क्या है, लॉर्ड है। और इट इज वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। एक फादर ही होता है जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझ पाता है, क्यों, क्योंकि जब उसकी पालना करता है तो उसके बिहेवियर, इमोशंस और उसके हर एक नखरे से वो क्या होता है, वाकिफ होता है। तो इट इज वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। और ये लाइन विलियम शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। बॉयज विल बी बॉयज का मतलब बस इस बात पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि किसी को इस बात पर बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर कोई लड़का है, कोई आदमी है, तो वो थोड़ा सा नॉइजी, रफ या डिसोबीडियंट होगा, क्योंकि ये उसकी कैरेक्टर का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट लाइन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है, उसका जो हैबिट्स, बिहेवियर या जो संस्कार है, वो उसके बड़े होने पे उसकी पर्सनालिटी बनने का आधार हो जाता है। और इस लाइन को सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ अपने पोएम माई हार्ट लीप्स अप में लिखा था, जिसको 1802 में इन्होंने लिखा था और 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। और सेम लाइन को ध्यान रखना इमॉर्टैलिटी ओड में रिपीट भी किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थॉट। इसी के साथ एक और आपको याद रखना है, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट। देखो, ये दोनों हम लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जो लर्नेड मैन और वाइस मैन थे, वो अपने लड़के और बच्चों के लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देते थे, ताकि वो देहाती और गाली गलौज वाली भाषा ना सीख सके। तो लैंग्वेज से कितने याद करने थे, दो। लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थॉट। देखो, भाषा जो है एक ऐसा आर्ट होता है जो मन में चल रहे थॉट को क्या कर देता है, दूसरों से छिपा देता है, कंसील कर देता है। और इसके अलावा एक और है, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट। अगर आपको भाषा सीखनी है तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको क्या करिए, इसको बोलिए। देखो, स्टोरी में हम लोगों ने देखा था, जो लर्नेड मैन, वाइस मैन थे, वो अपने लड़के बच्चों के लैंग्वेज पर तो विशेष ध्यान देते थे, साथ में उनके अंदर कुछ आर्ट, कुछ स्किल भी डेवलप हो, इसका भी ध्यान देते थे। तो आर्ट से आपको तीन याद रखना है, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, और इसके अलावा द हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट, और इसके अलावा है द विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। तो देखो, आर्ट से रिलेटेड जितने भी लाइन है आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा एपिग्राम। इसके अलावा कुछ और एडिशनल फैक्ट्स है, वो भी आप याद रखिए। जैसे कुछ स्लोगन्स है, किसने बोला है, ये प्रश्न पूछ दिया जाता है। जैसे एक स्लोगन है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है, ये किसने बोला है, तो ये बोला है प्री रेफलाइट राइटर्स के द्वारा।
प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड जो ये मूवमेंट होता है विक्टोरियन एज में फ्लरिश होता है। ये 7 मेंबर्स का ग्रुप होता है। इसको फाउंड करने वाले 3 राइटर्स होते हैं, डेजी रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट और एवरेट मिलास। प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड का जो मूवमेंट होता है ये 1848 से लेकर के 1860 तक होता है। इसके अलावा एक और मूवमेंट याद रखना है, आर्ट फॉर लाइफ सेक। ठीक है, ये बोला गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, ये भी विक्टोरियन एज के एसेइस्ट, क्रिटिक और पोएट होते हैं। इसके अलावा एक और स्लोगन याद रखना है, आर्ट फॉर इट्स ओन सेक। ये स्लोगन बोला गया है एस्थेटिक राइटर के द्वारा। ध्यान रखना, ये जो राइटर्स होते हैं लेट 19th सेंचुरी में फ्लरिश होते हैं। और एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इंग्लैंड में एस्थेटिक मूवमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किए थे वॉल्टर पेटर ने। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ये लाइन अलेक्जेंडर पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म से लिया गया है। और इसी के साथ एक और लाइन आपको याद रखना है, द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। ये लाइन एज यू लाइक इट में टच स्टोन के द्वारा बोला जाता है। और ये दोनों लाइन एपिग्राम के एग्जांपल है, बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि स्टोरी में हम लोगों ने देखा था कि गांव में कुछ फूल्स यानी कुछ मूर्ख लोग भी रहते हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा। देखो इस लाइन का मतलब है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है चलना। जहां पे एंजल्स जाने से डरते हैं, वहीं पे जो है मूर्ख क्या करते हैं, जाने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है, जो फूल्स होते हैं वो रैकलेस होते हैं, उनके पास समझ की कमी होती है, वो खतरों के प्रति लापरवाह होते हैं। इसलिए जहां पे एंजल्स डरते हैं जाने के लिए, फूल्स वहीं पे चले जाते हैं। और इस लाइन का मतलब है, द फूल डथ थिंक ही इज अ वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। देखो जो फूल होते हैं ना, उनके पास चूंकि समझ की कमी होती है, वो अपना इवेल्युएशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। और वो थोड़ा सा भी उनके पास जानकारी होती है तो फिर वो क्या समझते हैं, वो बहुत बुद्धिमान है। और जो वाइस मैन है, चूंकि वो अपना इवेल्युएशन ठीक से कर पाते हैं, तो फिर वो यही पाते हैं कि जो भी उनके पास ज्ञान है, संसार की जितनी भी ज्ञान है उसकी तुलना में बहुत कम है। यानी अभी भी वो क्या है, मूर्ख है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो आप समझ जाइए वो कौन है, वो फूल है। और जो ये कहता है कि नहीं मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता है, तो फिर आप समझ जाइए कि नहीं उसके पास कुछ सीखने के लिए है। नेक्स्ट लाइन है, देयर इज ओनली वन क्योर फॉर द एविल्स व्हिच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। बहुत ही सुंदर लाइन है, थॉमस मैकाले के द्वारा ये लाइन बोली गई है। और बहुत आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे ये एपिग्राम है, क्योंकि स्टोरी में हम लोगों ने देखा था जब कोई पेशेंट की बीमारी बहुत ही फटल या सीरियस होती है, तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि आप गांव में जाइए, वहां पे शुद्ध वातावरण होगा, जहाँ पे आपकी बीमारी का क्योर यानी इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, एपिग्राम है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नो देन thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man। ये लाइन अलेक्जेंडर पोप के एन एसे ऑन मैन से लिया गया है। देखो इस लाइन में अलेक्जेंडर पोप कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले गॉड को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, यानी गॉड को जानने या गॉड को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आदमी को स्टडी करना है तो खुद के नेचर या खुद के बारे में स्टडी करना चाहिए। और यही चीज आदमी को गॉड की रियलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही सुंदर लाइन बोला है कि नो दाई सेल्फ एंड रियलाइज दाई सेल्फ। पहले अपने आप को जानो, अपने आप को रियलाइज करो, फिर आप गॉड को रियलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन है, इन द मिडस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ। ये लाइन सिंथिया एरलैंडसन के द्वारा बोली गई है। और स्टोरी में हम लोगों ने देखा है कि जब कोई पेशेंट गांव में आता है तो उसके पास पर्याप्त टाइम होता है, और जिसमें वो अपने बारे में स्टडी कर लेता है। और कई बार क्या होता है कि उस पेशेंट की जो बीमारी है वो ठीक भी हो जाती है, और कई बार उस पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये देखो दोनों एग्जाम्पल्स हम लोग बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये एपिग्राम है। और इस लाइन का मतलब है कि लाइफ के बीच में भी हम लोग क्या होते हैं, मरे होते हैं। देखो क्या होता है, जब कोई बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, उस दिन से लेकर के उसकी यात्रा कहाँ के लिए स्टार्ट हो जाती है, डेथ के लिए स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कोई भी आदमी का जन्म होता ही है किसके लिए, मरने के लिए होता है। और हर पल एक्चुअली वो जी नहीं रहा होता है,
हर पल वो मरने के नजदीक जा रहा होता है। तो उस सेंस में भी इस लाइन को बोला गया है, तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये एपिग्राम का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग पैराडॉक्स को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें देखने पे ऐसा लगेगा कि इसका जो सेंटेंस है वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, लेकिन वो कोई ना कोई ट्रुथ को बता रही होती है। पैराडॉक्स के एग्जांपल है वॉर इज पीस, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम इज स्लेवरी। ये तीनों एग्जांपल जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल 1984 से लिया गया है और इस नॉवेल को पब्लिश कराया गया था 1949 में। ठीक है, और ध्यान रखना इस नॉवेल में एक पार्टी होती है और ये पार्टी जो है पूरी सोसाइटी को क्या करती है, डोमिनेट करती है। इस पार्टी के मेंबर्स समाज के हर जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। कोई भी आदमी जो है इस पार्टी के अगेंस्ट सर ऊंचा नहीं कर सकता था। वॉर इज पीस का मतलब समझ रहे हैं? इस पार्टी के लिए जितने भी समाज में लोग रह रहे थे उन सबके मन में हैट्रेड था, इसीलिए जो है सभी लोग यूनाइट तो थे, यानी सभी के मन में इस पार्टी के लिए एक विद्रोह तो था, लेकिन सभी लोग क्या थे, शांत थे। कोई भी सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रीडम इज स्लेवरी। ये भी देखो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। स्वतंत्रता ही क्या था, स्लेवरी था। आप कैसे समझेंगे? देखो, जो व्यक्ति वहां पे पार्टी के लिए काम करता था, यानी पार्टी के प्रति जो दास बन के रहता था, एक्चुअली उस समाज में वही क्या था, फ्री था, उसी के पास फ्रीडम थी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, पैराडॉक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है केयरलेस सीज विद आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड। विलियम कॉन्ग्रीव के पोएम एमरोड से ये लाइन लिया गया है और ये भी देखो सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आए हैं, पैराडॉक्स के एग्जाम्पल होंगे। तो इस लाइन में विलियम कॉन्ग्रीव वुमेन को एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो औरतें होती हैं, जो वो दिखाती हैं, एक्चुअली वो वैसी होती नहीं है। वो केयरलेस तो है, लेकिन उसकी केयरलेसनेस में भी क्या है, एक चालाकी है। और वो इस तरह से व्यवहार करती है मानो कि वो बहुत ही सिंपल साई और केयरलेस है, लेकिन वो इसका एक्चुअली प्लानिंग का हिस्सा होता है, जिससे दूसरों को वो क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नन सो क्रेडुलस एज इनफिडल्स। क्रेडुलस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत आसानी से किसी बात पर विश्वास कर ले, और इनफिडल्स उस व्यक्ति को कहा जाता है जो आसानी से किसी मत या सिद्धांत को ना माने। तो यहाँ पे भी सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया है, कोई भी इनफिडल्स की तरह क्रेडुलस नहीं होता है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पैराडॉक्स होगा। नेक्स्ट लाइन है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोस हु नेवर सक्सीड। ये लाइन इमली डिकिंसन के द्वारा बोला गया है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पैराडॉक्स होगा। देखो, इस लाइन का मतलब है सफलता की वैल्यू वही कर पाता है जो जीवन में असफल हुआ रहता है, जिसको जीवन में बहुत सारे फेलियर्स मिले रहते हैं। जब उसको सफलता मिलती है तो उसे सफलता की रियल वैल्यू पता होती है और उसकी जो खुशी होती है वो अकल्पनीय होती है। तो ध्यान रखना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। एपिग्राम और पैराडॉक्स के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को हम लोगों ने वन बाय वन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि एपिग्राम के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद भी हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।